तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्नावली 3.5 आता है, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार से इसे बनाना है। पहले अच्छे तरीका से हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद ही जो है इसका हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कहा क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के योग में से, है ना, ये जो आपका समीकरण दिया है इसमें से कह रहा है कि किसका जो है एक अद्वितीय हल है। ठीक है, यानी कि जो चीजें मैंने आपको पीछे बताया था वो चीजें यहाँ पर जो है आपसे रिवाइज करवा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कौन जो है अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बताए थे ना, तीनों के तीनों जो है बराबर नहीं होता है, वो अद्वितीय होता है, इसका एक हल होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि किसका जो है कोई हल नहीं होता है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि एक बराबर होता है, दो बराबर होता है, एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, समांतर होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और किसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि जो तीनों के तीनों बराबर होता है। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका बराबर होता है, उसका अनेक हल होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है, पता है। तो कह रहा है आपका कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में हो, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में अगर होगा, तब उसे ब्रज गुणन विधि से जो है आपको ज्ञात करना है, और अगर अद्वितीय ना है तो उसको हल नहीं करना है। ठीक है, जो आएगा उसे लिख देना है भाई साहब। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको कि करना क्या है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस समीकरण को देखते हैं कि यह अद्वितीय है या इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है a1/a2 b1/b2 और एक होता है c1/c2। ठीक है, अब a1/a2, तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 में a1 कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है a2 कितना हो जाएगा, दूसरा समीकरण में ये वाला 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b1/b2, तो b1 एकरा में कितना होगा, -3। ठीक है, इसमें कितना होगा b2, -9। ठीक है, अब c1 देखो कितना होगा, -3। ठीक है, और यहाँ पर c2 कितना होगा, बटा में -2। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 3 तिहाई 9 कट गया, है ना, 1/3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि 1/3 आया है और ये वाला बराबर आया है। ठीक है, यहाँ पे बराबर आया है, क्यों, क्योंकि ये भी 1/3 है, और यहाँ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ पर दो आपका बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो एक किस स्थिति में आया, ये तो आपका समांतर की स्थिति में आया, है ना जी। कैसा आया, ये समांतर आया। ठीक है, तो समांतर जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है जी, कोई हल नहीं, ये चीज आपको पता है, मैंने बताया है। तो यही चीजें क्या है, पहले आपको जांच कर लेनी है। जांच करने के बाद अगर आपको अद्वितीय आएगा तो ब्रज गुणन का जो फॉर्मूला है उस पे बनाना होगा। ठीक है, और ये जो है हमारा यहाँ पे समांतर आ गया, जिसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय तो आया नहीं है, तो हम इसको ब्रज गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, जैसे वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये काम आपको थोड़ा सा आपको करना था, यानी कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा ना। तो ये जो है हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से ये वाला जो है इसका हल होता है। ठीक है, इसका किस प्रकार से हल होगा, चलो निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला पहले उसी प्रकार से लिख लेंगे, बराबर नॉट इक्वल टू अभी कुछ नहीं देना है, बस a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख लेना है, और जैसा आएगा उस हिसाब से फिर वहां पे फॉर्मूला सेट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल लिख ले रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, है ना। कैसा बनेगा वो चीज देखते हैं। यहाँ पर a1 जो है मान लो 2 है, और यहाँ पर a2 कितना है, यहाँ पे 3 है, दूसरा समीकरण। और यहाँ पर जो है b1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मान लेते हैं प्लस में बराबर की इक्वलिटी, तो प्लस में रहे तो इधर लाके क्या करोगे, है ना, माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। इससे अच्छा है जैसे उसे रहे, तो बराबर में 5 है, 5 ले लो, बटा में कितना हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई जो है बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि कोई बराबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो वो जो है हमारा अद्वितीय होता है। क्या होता है जी, अद्वितीय होता है, जिसका क्या होता है, एक हल होता है। क्या होता है, एक हल। ठीक है,
एक हल, अद्वितीय जिसका एक हल होता है। ठीक है, तो जब ये हमारा अद्वितीय आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रज गुणन विधि से हल करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए आपको करना क्या है, पहले हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जांच कर लिया कि भाई ये कौन सा हल है। ठीक है, तो ये हमारा अद्वितीय आ गया, तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या करते हैं, हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण है आपका 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x, इसको इधर ले आना। ठीक है, अब हल करना है ना, तो इधर ले आना। ठीक है, यानी प्लस को इधर ले आओ तो कुछ में हो जाएगा माइनस में और = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3x है प्लस के 2y है, अब बराबर के जो 8 है बराबर की पट्टी ले आना, तब प्लस वाला माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दोनों समीकरण को लिख लेना है। अब इसमें जो है आपको a1 a2 b1 b2 के मान को निकाल लेना है, क्योंकि ब्रज गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उस पे आप बैठाओगे तो आपको फॉर्मूला ही क्या करेगा, यहाँ पे से मान जो है वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ से मान को रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर a1 a2 कौन हो जाएगा, तो ऊपर वाला a1 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से a2 दूसरा समीकरण में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा, जो पहला समीकरण में 1। अब यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण में 2। ठीक है, अब यहाँ पे c1 कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये सारा जो है मैंने यहाँ पे समीकरण से मान को पता कर लिया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान कितना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला को लिखते हैं जो आपका बुक में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ से क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। आप जो है फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। ठीक है, उसी फॉर्मूला पे क्या करना है, आपको बनाना है, सीधा सीधे काम करना है, ज्यादा तीर के तार नहीं करना है। ठीक है, x बटा जो है आपका b1 c2 है, कितना है b1 c2 है और b2 c1 है। ठीक है, इस प्रकार से फिर बराबर है, बराबर देना है, फिर ऊपर में है y और बटा में है आपका c1 a2 माइनस c2 a1 है। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर में है आपका 1 बट्टा a1 b2 है और -a2 b1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए इसका उपयोग करना है आपको। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद करना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा याद नहीं किया था, इसलिए बुक से देख करके लिख लिया है। ठीक है, बाकी आपको कोशिश करना है कि इस फॉर्मूला को याद कर लें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम मान को रखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे x जो ऊपर में है, ऊपर में x आने देना, बटा b1 c2 है जो गुना में है। ठीक है, b1 c2 क्या है, गुना में है, तो b1 के मान कितना है बाबू 1 है, गुने c2 कितना है देखो -8 है, तो कॉस्ट में -8 लिख देना, हो गया। अब यहाँ से आगे देखोगे तो माइनस है आपका, माइनस देना, b2 कितना है बाबू 2 है, 2 लिख लेना, गुने c1 कितना है, c1 -5 है, यहाँ पे -5 लिख लेना। ठीक है, -5 हो गया। चलो इस प्रकार से कर देते हैं। अब बराबर है बाबू, अब यहाँ पे ऊपर में y देना और c1 a2 का मान लिखो। c1 कितना है -5 है, तो हम यहाँ पे -5 लिख लेते हैं, गुने a2 कितना बाबू देखो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देना। ठीक है, फिर माइनस है c2 a1 कितना है देखो -8 है, पोस्ट में लिखेंगे -8 गुने a1 कितना है बाबू 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 1 बट्टा a1 b2 है, a1 कितना है बाबू आपका 2 है, b2 कितना है, b2 देखो यहाँ पे b2 कितना है 2 है। ठीक है, और माइनस में आपका a1 b2 सही है ना, a1 कितना है, a1 आपका 2 है। ठीक है, और b2 कितना है, ये भी आपका 2 ही है। ठीक है ना जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है a2 b1 कितना है बाबू 3 है, बोले b1 कह रहा है, तो b1 कहाँ है, b1 आपका 1 है। ठीक है, चलो इस प्रकार से लिख लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे अब क्रिया करना होगा, नीचे वाला में प्लस माइनस गुना करना होगा। ठीक है, तो 1 में -8 से गुना करेगा तो -8 होगा, यहाँ गुना करेगा तो पहले माइनस बाबू प्लस होगा, 5 दूनी के 10 होगा। ठीक है, हो गया, बराबर y बटा 5 में 3 से गुना, 5 दिया 15 माइनस में
और यहाँ माइनस माइनस बाबू प्लस 8 दूनी के 16, ठीक है, बराबर 1/2 दूनी के 4 माइनस 3 एकम 3 हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ तक की क्रिया करना है। उसके बाद एक्स और वाई का मान कैसे निकालोगे, देखो पहले इसको अभी एक क्रिया और कर लेना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि x/10 में से 8 जाएगा, प्लस के 2 बचेगा, ठीक है जी। फिर y/16 में से 15 जाएगा, प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पर 1/1 बचेगा, है ना, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर मान आपको निकालने के लिए ये वाला x/2 और किनारे जो आपका 1/1 है उसके साथ क्रिया करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, x/2 इक्वल टू 1/1 लाना है, और फिर दूसरा का y/1 इक्वल टू फिर 1/1 के साथ में क्रिया करना है, ठीक है। यानी इसको इसके साथ बराबर करना है, फिर इसको इसके साथ बराबर करना है, जिससे आपका x का मान निकलेगा और फिर यहाँ से आपका y का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो बराबर में पीछा पीछे गुना होता है, x में 1 से x हो जाएगा और 2 में 1 से 2 हो जाएगा, वो x का मान आपका 2 आ गया। y में 1 से गुना y होगा, 1 में 1 से गुना 1 होगा, y का मान यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। तो बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो तो कोशिश करें कि इसको फिर से एक बार देख ले तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यही चीजें तो यहाँ पे बताना था कि अगर अद्वितीय होता है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, और नहीं होता है तो जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। बस इतना ही सा काम करना है। फॉर्मूला आपको वज्र गुणन का याद रखना है, ठीक है। वज्र गुणन का, वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन नहीं वज्र गुणन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ऐड कर लो। अब यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस के 5y, ठीक है। पहले इसको जांच कर लेते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। a1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ a2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा -5, b2 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे c1 की बात करें तो 20 ले लेते हैं, अब c2 की बात करें तो बटा में 40 ले लेते हैं ना। ये प्लस में 20 दूनी 40 1/2, माइनस माइनस खत्म, 5 दूनी 10 1/2, 3 दूनी 6 1/2, ठीक है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 इसका भी आया है, 1/2 इसका भी आया है, 1/2 इसका भी आया है, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों बाबू बराबर है। तो आपको पता है कि इसका जो है अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है कि नहीं। तीनों के तीनों बराबर है तो इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से आपको पता है कि जब अनेक हल हो या समांतर हो जिसका कोई हल ना हो, ऐसे स्थिति में वज्र गुणन से हल नहीं करना है। सिर्फ हल करना है तो अद्वितीय आएगा तभी हल करना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र गुणन विधि से कब हल करना है? जब अद्वितीय आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल आ गया, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है भाई, कैसा हल है इसका? a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका है। यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा बाबू 3, फिर यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा -3 और b2 कितना हो जाएगा -3 होगा, ठीक है। c1 कितना हो जाएगा -7 बटा में यहाँ c2 कितना हो जाएगा -15, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 से 3 एक मतलब कट जाएगा, आएगा कितना 1/3 नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 7/15, ठीक है। तीनों के तीनों जो है बराबर आपका नहीं है, ठीक है। भाई साहब ऐसे क्यों करते हो? तीनों के तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसका हल कैसा होगा बाबू? अद्वितीय होगा। तो जब अद्वितीय है, एक हल होगा तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका हल कैसे होगा। फिर से वही फॉर्मूला को हमको यूज करना होगा, ठीक है, और बनाना होगा। तो चलो देखते हैं, हल करते हैं। अगर आप समझ गए हो तो खुद से भी हल कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y -15 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मान निकाल लो। a1 a2 का मान, a1 का मान 1 होगा और a2 का मान बाबू 3 होगा, है कि नहीं।
B1 और B2। तो B1 कितना है, B1 कितना है बाबू -3, B2 कितना है -3 ही है, ठीक है। C1 C2 के मान पता करो, तो C1 कितना होगा माइनस के साथ, C2 कितना होगा -15 हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला जो है यूज कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, ठीक है। इसको फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। x बट्टा में होता है B1 C2 माइनस B2 C1 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया। x बट्टा इतना इक्वल टू y बट्टा क्या होता है C1 A2 माइनस C2 A1 होता है, ठीक है। इक्वल टू 1 बाई क्या होता है A1 B2 माइनस क्या होता है A2 B1 होता है ना। चलो ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला लिख लेना है। अब इसके ऊपर हल करना है बैठा के मान को। तो x बट्टा B1 कितना बाबू -3 है, ठीक है। और इंटू C2 कितना है, C2 कितना है -15 है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद माइनस B2 कितना है, B2 कितना है -3 है, गुने C1 कितना है बाबू, C1 कितना है, तो C1 -7 है, ठीक है। इतना तक लिख लिए बराबर y बट्टा, अब C1 का मान फिर से पूछ रहा है -7 इंटू A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। C2 कितना बाबू, C2 -15 है, -15 लिखेंगे, बोले A1 कितना है, A1 1 है, ठीक है। चलो बराबर 1 बट्टा A1 B2 के मान कितना है 1, B2 के मान कितना है -3 और माइनस A2 के मान कितना है 3 और गुने B1 के मान कितना है -3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपका कर है बस उस प्रकार से मान को पहले अच्छे से रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस करो, x बटा माइनस प्लस गुना कर रहे हैं, माइनस प्लस हो गया 15 दिया 45, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 7 दिया 21 हो जाएगा, हो गया बराबर y बटा 7 दिया 21 माइनस में है ना, माइनस प्लस माइनस 7 दिया 21। अब यहाँ देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा माइनस के 3 हो जाएगा गुना के 1 में, अभी माइनस प्लस हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो x बट्टा 45 में से किया जाएगा, 5 में से 1 गया बाबू, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 बचेगा, ठीक है, बराबर y बटा माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 15 जाएगा 6 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि 21 जो है ज्यादा है माइनस में, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं है, इससे छोटा ही है माइनस में। अंक को देखते हैं, ठीक है। 15 और 21 में अंक देखो, माइनस को छोड़ करके अंक देखो, बड़ा कौन है 21 है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं बता दूं, ऐसा मत कहना कि सर माइनस थोड़ी ना बड़ा है, माइनस में उससे छोटा ही है, ठीक है। चलो पता है आपको, पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन में मत रहना। कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं कि जो 21 है बड़ा है, नहीं, माइनस 21 है 15 से छोटा है, इसीलिए माइनस में 6 लिखाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं बताता हूँ। बाकी अब यहाँ देखो 1 बटा 9 में से 3 गया, प्लस में 6 बचेगा, ठीक है। ये चीज मैं बोलता हूँ कि जो चिन्ह है जिसका अंक बड़ा है उसी का चिन्ह दिखाता है, मैं ये चीज बोलता हूँ, ठीक है। ये मत कहना कि नंबर जो इससे छोटा बड़ा है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखो x बटा 24 इक्वल टू y बटा माइनस के 6 है, तो इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो x y की मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान से देखना, x बटा के 24 और इक्वल टू कितना बाबू 1 बटा के 6, ठीक है। तो यहाँ से क्रिया करना तो कितना हो जाएगा, 6 में x से 6x हो जाएगा और बराबर में 24 हो जाएगा, और यहाँ से x को बाहर कर देना, तो बराबर वाला 24 और गुना वाला भागा में 6 चौके 24, तो x के मान कितना आ गया बाबू 4 आ गया, ठीक है। दूसरा का निकालोगे तो दूसरा का है y बटा माइनस के 6 इक्वल टू 1/6 है, ठीक है। 6 में y से 6y और माइनस 6 में 1 से -6, ठीक है। 6 से 6 काट दो, 1 मतलब है, ठीक है।
तो y इक्वल टू माइनस के क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हल कर लेना है, उसके बाद आपका आंसर रेडी है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है? बस मान को अच्छी तरीका से रख लेना है, उसके बाद अच्छा से प्रोसेस करना है, प्लस माइनस पे ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे ऐड करो और कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहाँ पे कह रहे हैं बाबू कि ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका इक्वेशन 1 है और यहाँ पर जो आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो वही करें कि ए और बी यानी कि इसके जगह पर जो है ए और बी के किन मानों के, यानी कि कौन सा मान होगा कि रैखिक समीकरण के जो युग्म है, ये वाला रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया है, पता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों के तीनों बराबर होते हैं तभी तो अनेक हल होते हैं ना, संपाती। ठीक है, तो यही चीजें जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर ए और बी के मान को पता करना है। पता करने के बाद जब हम यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे तो इसके बराबर जो है पूरा पूरा आ जाना चाहिए, सेम टू सेम यही वाला आना चाहिए, तभी जो है हमारा संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो हमें उस मान को क्या करना है, प्राप्त करना है, यानी कि ए और बी के मान को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका समीकरण जो है ए वाला आपका 1 है और ए वाला मान लीजिए आपका समीकरण 2 है। ठीक है, इसे में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे फॉर्मूला पर जो है इस मान को रखना है और ए और बी का मान पता कर लेना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका से बन रहा है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हो जाएगा a1 का मान कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, और a2 का जो मान हो जाएगा आपका यहाँ पे समीकरण 2 में a माइनस के b हो जाएगा ना। अब आगे चलेंगे तो b1 b2 होता है। ठीक है, तो b1 b2 यानी b1 समीकरण 1 में 3 होगा और b2 समीकरण 2 में कितना हो जाएगा बाबू, a प्लस के b हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है मान को। अब उसके बाद c1/c2 होता है, c1/c2 होता है, तो c1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा बाबू, तो पूरा लिख लो, 3a प्लस b माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पता कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूला पर जो है इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसका हल करेंगे। ठीक है, देखो a1/a2, a1 कितना है बाबू, 2 है, बटा करेंगे a2 कितना है बाबू, a माइनस के b है, हो गया। चलो यहाँ पे आपका एक काम हो गया, फिर इक्वल टू है, बराबर देंगे, b1/b2 है, b1 कितना है बाबू, 3 है। ठीक है, b2 कितना है, a प्लस के b है, a प्लस b ले लेना, हो गया। अब c1/c2 है बाबू, तो c1 कितना है, 7 है, c2 कितना है बाबू, तो 3a प्लस के b माइनस के 2 है, यही ना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले इस फॉर्मूला पर इसको बैठा लेना है। अब उसके बाद यहाँ से a और b का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखना किस प्रकार से हम क्रिया करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए। चलो हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मान निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, हम यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो ए का निकले चाहे तो बी का निकले। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से चलेंगे, यानी कि 2/a माइनस के बी और इक्वल टू 3/a प्लस के b। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिर्यक जिसको बोलते हैं, तिर्यक गुना। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं तिर्यक गुना। ठीक है जी, यानी कि हम बराबर में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गुना करना है। ठीक है, तो ऐसा करो, 2 में a से गुना करो, चाहे पहले इसमें इससे गुना करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से करो चलेगा। ठीक है, 2 में a से गुना करोगे 2a होगा, प्लस है प्लस देना, 2 में b से गुना करोगे 2b होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ गुना करेगा, 3 में a से 3a, माइनस है माइनस देना, 3 में b से गुना करेगा 3b होगा, हो गया। अब यहाँ पर बाबू a वाला को a के साथ है और b वाला को b के साथ कर देना। ठीक है, तो ऐसा करो, यहाँ जो 2b है ना, 2b
इसको इधर ले आओ, ठीक है। टू बी के टू बी ऐसे रहने दो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखो चाहे उधर। टू बी के टू बी इधर ही रह गया बराबर के दाहिना बाया साइड में, और जो दाहिना साइड में थ्री बी है माइनस में, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस में थ्री बी हो जाएगा ना। अब बराबर में चलोगे तो थ्री ए बचा है ना जी, थ्री ए बचा हुआ। अब इधर जो टू ए बचा है बराबर के दाहिना साइड ले आएंगे तो कितना ये हो जाएगा माइनस में टू ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बाबू तीनों तो जुट के हो जाएगा 5b है ना जी, और बराबर में घाट के हो जाएगा a, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा पूर्ण रूप से मान जो है a का कितना आया है 5b आया है, a का मान कितना आया है 5b आया है, ठीक है। यानी a बराबर 5b आया है, तो a बराबर 5b को जो है हम क्या करेंगे मान को रखेंगे, तब जाकर के जो है फिर हमारा क्या होगा आंसर आएगा, ठीक है। a का मान, अभी इसको हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। और अब हम क्या करेंगे सेकंड और थर्ड वाला से जो है आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला से किया है जिसमें a बराबर 5b आया है, a का मान अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे b के मान जो है जब निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे रख देना a वाला में, यानी समीकरण 1 वाला में, तब फिर a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें b का मान पता करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको और इसको से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कितना है 3 बट्टा a प्लस b इक्वल टू, ठीक है, 7 बट्टा 3a प्लस b और माइनस के 2 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका है, तो हम इसको क्या करते हैं तिर्यक गुना करते हैं, कोष्ठ में लिख लेना तिर्यक गुना, ठीक है, यानी कि तिरछा तिरछी क्या हो रहा है यहाँ पे गुना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ गुना कर लेते हैं बाबू, तो कितना हो जाएगा 3a में 3 से गुना करेगा 3 3 9a हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 में b से गुना करेगा 3b हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 7 में a से गुना करेगा 7a, 7 में b से गुना करेगा बाबू 7b हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 9a और a वाला a को एक साथ रख के देखते हैं, और a वाला 3b को b के साथ रखेंगे और -6 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, 9a के 9a और e वाला 7a जो है बराबर के क्या करेंगे बाएं साइड ले आएंगे, तो 7a प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करते हैं 3b है ना, 3b इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 3b 7b को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में चलते हैं, ये अचर संख्या 6 जो है दाहिना साइड भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा किया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ 9a में से 7a जाएगा बाबू तो बचेगा 2a, और यहाँ 3b में से 7b घटाएंगे तो माइनस के बचेगा बाबू 4b और इक्वल टू 6 बचेगा, यही ना बचेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका अभी यहाँ पे आया है। अब हम क्या करेंगे इसमें जो है समीकरण जो निकला है, मान लो ये समीकरण हो गया 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, और इसमें कॉमन भी हो रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम कॉमन ले लें या इसमें मान ही रख दें, ठीक है। ऐसा करो इसको इक्वेशन बना लो 2, ठीक है। अगर इसको छोटा नहीं करोगे तो इसमें भी आपका काम हो जाएगा, ऐसे कॉमन लेकर के छोटा हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी में क्या करें सीधा काम कर दे, ठीक है। यानी कि मान लो समीकरण 2 हो गया तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में क्या करना है a का मान, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 का मान लिखो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, ठीक है, 1 का मान रखने पर, है ना जी। इस प्रकार से भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो रखने पर समीकरण 2 में क्या रखना है समीकरण 1 का मान, तो समीकरण 1 का मान a बराबर कितना है बाबू 5b है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट में लिख सकता है a बराबर 5b रखने पर, ठीक है। तो a बराबर 5b यानी a के जगह पर रखना है ना, तो यहाँ पर देखो 2 गुने a की जगह पर कितना रखोगे 5b रखोगे, तो 5b और माइनस के 4b पहले से बराबर के 6, ठीक है।
5 दूनी हो जाएगा 10b और माइनस के हो जाएगा 4b इक्वल टू 6। 10b में से 4b गया बाबू तो कितना बचेगा 6b बचेगा इक्वल टू 6। 6 से 6 कट जाएगा एक मरतबे, इसलिए b का मान कितना आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। बताओ b का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो अब इस b के मान को जो है समीकरण 1 में रख दोगे तो यहाँ पर a का मान निकल जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से जो है ए का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं b का मान लिखेंगे। b का मान समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेना 1 में रखने पर। 1 में रखोगे तो क्या है 5b बराबर a है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करोगे 5 इंटू b का मान कितना आया है 1 इक्वल टू a। 5 में 1 से गुना 5 इक्वल टू a, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो a का मान कितना आ गया बाबू 5 आ गया और b का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है रख करके जांच कर सकते हैं कि क्या हम यहाँ पे a के जगह पर 5 और b के जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक के जितना भी आपका समीकरण 2 में a b है उसमें आप मान रख करके देखिए क्या इतना के बराबर आता है। अगर आ जाता है तो बनाया हुआ आपका सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जांच भी कर लेते हैं। ऐसा कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए तो हो गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं आपको जांच करके बताते हैं और दिखाते हैं कि क्या हम यहाँ पर मान रखेंगे तो बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपने लिख लिया है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे और छोटा करेंगे, ठीक है। चलो इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिया और ना है तो इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आपने लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जांच करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे जांच करके आपको बताते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जांच, ठीक है। जांच के लिए कितना है आपका a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस के 2 है, ठीक है बाबू। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगा। अब यहाँ पर a का मान क्या लाया था 5 लाया था, 5 ले लो। माइनस के b का मान 1 था इंटू एक्स, ठीक है। a का मान 5 प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है। 3 इंटू a का मान बाबू 5 प्लस b का मान 1 माइनस के 2 है, ठीक है। 5 में से 1 गया बाबू 4 गुना x 4x हो जाएगा, ठीक है। 5 जब 1 हो जाएगा बाबू 6 गुना y 6y हो जाएगा। 5 दिया हो जाएगा बाबू 15, 15 में 1 जोड़ेगा 16, 16 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 14 ही लिख देते हैं। अब आप इसमें क्या करो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा बाबू 2x, यहाँ बचेगा 3y, है कि नहीं। बराबर में कितना है 14, ठीक है। देखो 2 दूनी 4x और 3 दूनी 6y बराबर 14। अब यहाँ से बाबू कोष्ट वाला को जो है बाहर कर लेना, 2x प्लस 3y बराबर के 14 और ये जो 2 गुना में है कहाँ जाएगा बाबू भागा में, तो 2 सते 14 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर के 7, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर के 7 आपका समीकरण 1 में भी था और यहाँ पर जो मैंने a और b का मान निकाला उसको रखा तो वो भी समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 ही आया, ठीक है। तो दोनों के दोनों जब समीकरण समान है तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका मान भी समान आएगा और प्लस में ग्राफ जो है एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तभी तो समानुपाती होगा, अनेक हल होगा। क्लियर हुआ आपको। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, पहले a और b का मान निकालना था। उसके बाद ये चीजें कह नहीं रहा था लेकिन मैंने ये चीजें आपको जांच करके दिखा दिया कि क्या मैंने निकाला हुआ जो a b का मान है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो मैंने जांच करके भी दिखा दिया वो भी सही है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं। तो आप इसे ऐड करो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।
अब दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, इसको किस प्रकार से बनाना है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ के समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है बाबू। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया, उसमें कह रहा था अनेक हल होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल नहीं के लिए इस कंडीशन आपको बताया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, जो समांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है, तो बस उसी पर काम आपको करना है। यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, उसी प्रकार से प्रोसेस यहाँ पर भी करना है और के मान को पता करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे के मान का हम पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है समीकरण 3x + y = 1, और ये मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ से क्या कीजिए आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान के पता कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जो कह रहा था क्या चीज होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कि समांतर का जो फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है जी। चलो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, a1 a2 का मान पता करते हैं। a1 कितना होगा, समीकरण 1 में 3 होगा। a2 कितना होगा, समीकरण 2 में देखो 2k - 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे b1 b1 कितना है बाबू, समीकरण 1 में 1 होगा। b2 कितना होगा, समीकरण 2 में, तो k - 1 होगा, है ना। C1 C2 निकाल लेंगे, C1 कितना होगा बाबू, समीकरण 1 में 1 है, C2 कितना है, तो 2k + 1 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे प्रोसेस करेंगे। इस फॉर्मूला पर जो है इसको हम बैठा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दो को बराबर है उसको लिख लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, a1 का मान लिखो, a1 का मान 3 होगा, a2 का मान कितना है, 2k - 1 होगा, ठीक है। b1 1, b2 कितना बाबू, k - 1। अब जो मैंने पीछे आपको बताया था बराबर में तिरछा गुना होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तिर्यक गुना करना है, ठीक है। तो तिर्यक गुना करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गुना करो, 3 में k से 3k, 3 में 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान से गुना करना है और आगे देखते हैं अब कितना होगा। यहाँ से गुना करोगे तो 2k - 1 होगा। अब क्या करना, के वाला को के साथ रखना, यानी चर वाला को चर के साथ है, अचर वाला को अचर के साथ में, है ना। तो 3k इधर 2k ले आना, 3k माइनस के हो जाएगा 2k, प्लस इधर आ गया, बराबर में -1 है, माइनस वाला को इधर भेज देना, प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3k में से 2k जाएगा तो एक k बचेगा, और इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 2 बचेगा, ठीक है। यानी k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जो हमसे पूछ रहा था कि k के मान जो है क्या होगा, तो k का मान 2 होगा। बाकी अगला जो आपका है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, आप इसको जांच करके भी देख सकते हैं, ये जो है बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो भी आपको निकाल करके बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये बराबर नहीं होगा। आप यहाँ पर k के जगह पर 2 रख के देखिए, ये दोनों के दोनों जो है बराबर आएगा, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसका जांच कर देते हैं, उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको जो है हम बाद में काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने मान लाया है वो चीज देख लेते हैं क्या सही है या गलत है, ठीक है। जो हमने बोला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जो है दोनों बराबर है, तो कैसे पता लगेगा कि k के मान जो 2 आया है इसके जगह पर रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद देखना है दोनों तरफ बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जांच करते हैं, ठीक है जी। जांच कर रहे हैं, किसका जांच कर रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का, ठीक है। तो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1, ठीक है। चलो देखो 3/2 इंटू k के मान 2 माइनस के 1 इक्वल टू 1/2 - 1। जहां जहां k था वहां मैंने 2 रख दिया है। अब यहाँ देखो 3/2 दूनी 4 माइनस के 1, यहाँ हो जाएगा 1/1,
3, 4 में से गया बाबू 3, 1 बटा के 1, ठीक है। 1 से 1 एक मतलब, 3 से 3 एक मतलब, बराबर। बताओ क्या हुआ, 1 इक्वल टू 1 आया, तो 1 इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब है यहाँ पे के के मान 2 रखने के बाद ये दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज मैंने आपको जांच करके बता दिया, ठीक है। यानी कि ये चीज आप कंफर्म हो गए, आपका आंसर यहीं तक के काम हो गया है, ठीक है। के का मान निकालना था, आपका आंसर यहीं तक के आ गया होगा। लेकिन मैंने आपको जांच करके दिखाया कि ये जो है दोनों के दोनों कैसे बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे b1 बाई b2 c1 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 जो है, इसको भी हम आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है। इसको भी हम निकाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला बराबर कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, b1 बाई b2 बोल रहा है, तो b1 कितना है यहाँ पे 1 है, b2 कितना है बाबू k माइनस के 1 है ना। नॉट इक्वल टू है, नहीं बराबर नहीं है। c1 बाई c2, c1 कितना है 1, c2 कितना है तो 2k प्लस के 1 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 1 बटा k का मान 2 माइनस के 1 नॉट इक्वल टू 1 बटा 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ रहा है आपका 2 में से एक गए 1, और यहाँ जो आपका आ रहा है 1 बटा 2 दूनी 4 प्लस के 1, यानी कि 1 बटा 1 कट के आ जाएगा बाबू, एक मतलब 1 नॉट इक्वल टू 1 बटा के 5। देखिए यहाँ पर एक साइड जो है 1 आया है और एक साइड जो है 1 बटा के 5 आया है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाँ ये बराबर कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आया है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आया है ना। a1 बाई a2 1 ही है, b1 बाई b2 1 ही है, c1 बाई c2 1 बट्टा के 5 है, ठीक है। तो बस इतना सा काम आपको करना था। तो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी मुझे 100% उम्मीद है कि मैंने आपको इस प्रकार से सही सही सारी चीजें बताया है, तो समझ में जरूर से आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐड करें, आपका यहाँ से यहाँ तक के सॉल्यूशन में आंसर आ गया है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको जांच करके बता दिया कि कैसे नहीं है, कैसे बराबर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, किस प्रकार से आप हल करना चाहते हैं वो चीजें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे ही बोल रहा है कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको कह रहा है कि समीकरण के को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस विधि से आपको आसान लग रहा है उस विधि से हल कीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों विधि से आप हल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से तो सीख ही गए हैं, आपका चैप्टर में दिया गया है 3.5 में वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से जो है हल करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसी पे हल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको माने कि नहीं हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपका दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम चैप्टर बना रहे हैं तो उसमें वज्र गुणन विधि से सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो हम इसे भी उसी प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में समीकरण जो आपका दिया हुआ है, समीकरण है आपका 8x प्लस 5y बराबर के 9, समीकरण 1 है, ठीक है। ऐसा करो, बराबर के जो है इधर ले आओ, प्लस वाला माइनस में इक्वल टू 0 कर दो, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 3x प्लस के 2y प्लस वाला इधर ले आना, माइनस में 4 इक्वल टू 0, समीकरण के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण में से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को निकाल लो और वज्र गुणन का जो फॉर्मूला है उस पर बैठा दो, आपका मान आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलते हैं यहाँ से, हम क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a1 a2, ठीक है। a1 का मान कितना हो जाएगा 8, a2 का मान हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद बाबू b1 b2, ठीक है। तो b1 कितना हो जाएगा 5, b2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद c1 c2, तो c1 कितना हो जाएगा बाबू माइनस के 9, c2 कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 होता है ना, इक्वल टू y बट्टा क्या होता है C1 A2 होता है ना, माइनस C2 A1 होता है। फिर आपका होता है 1 बट्टा
1 बट्टा क्या होता है A1 बिट्टू, एक बार देख लेते हैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 y बट्टा C1 A2 माइनस C2 A1 1 बट्टा, हाँ सही लिख रहे थे, A1 B2 माइनस A2 B1 होता है ना। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला पर क्या करना है आपको बैठा लेना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिला लेते हैं एक बार, B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। बाकी ऊपर में सब सही है, तो बस फर्म होना था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, याद किए थे मैंने पिछले बार जो है बुक में से ही लिखा था और इस बार भी मैंने बुक में ही से लिख लिया, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इसलिए हमें लिखना पड़ा। अगर गलत लिख देंगे तो फिर मेरा बनाया हुआ सब समय भी बर्बाद हो जाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं, x बटा B1 C2 है ना, दोनों गुना में है, सब गुना में ध्यान देना है। B1 C2 बाबू B1 कितना है 5 गुने C2, देखो C2 वहां है माइनस के 4 है, माइनस के 4 लिख लेना, फिर माइनस है माइनस देना। ठीक है, उसके बाद B2 C1, B2 कितना है बाबू 2, C1 कितना है C1 देखो माइनस के 9 है, माइनस के 9 लिखेंगे, हो गया, यहाँ पे आपका हो गया। अब हम y बट्टा करेंगे C1 माइनस के 9 गुने A2 कहाँ है 3 है, माइनस C2 कितना है माइनस के 4 है और गुने A1 कितना है, A1 आपका 8 है। ठीक है, बराबर 1 बट्टा, ठीक है 1 बट्टा A1 कितना है बाबू 8 है, गुने B2 कितना है 2 है, माइनस A2 कितना है 3 है, गुने B1 कितना है 5 है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारा मान को पुट कर दिए। अब यहाँ से आपको अच्छा से प्लस माइनस के क्रिया करके यहाँ पे मान को लाना है। x बट्टा 5 के 20 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी के 18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर y बट्टा 9 तिया 27 माइनस में 9 तिया 27 माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 इक्वल टू, ठीक है 1 बट्टा 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। ठीक है, इस प्रकार से आपने सही से कर लिया सब हल। अब यहाँ से एक बार प्रोसेस कर लो, घटा लो। ठीक है, तो घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका x बट्टा 20 में से 18 जाएगा, माइनस के 2 आएगा इक्वल टू, ठीक है यहाँ कितना आएगा y बट्टा 27 32 में से 27 घटाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि y बट्टा के 5 लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर 1 बट्टा के 1, 16 में से 15 गया 1 ही आएगा, 1 बट्टा के 1 आएगा बाबू, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, x y के मान निकालना है, तो एक बार x बट्टा -2 इक्वल टू 1 बट्टा के 1 करना, और फिर एक बार y बट्टा 5 इक्वल टू 1 बट्टा के 1 करना। ठीक है, यानी इसमें इससे करना है बराबर, फिर इसको इसके साथ करना है, तो आपका आंसर x y का आ जाएगा। x में 1 से x -2 में 1 से -2, x का मान माइनस, ठीक है y में 1 से y, 5 में 1 से 5, ठीक है y का मान 5 आ गया। तो देखा, तो ऐसे करके क्या करना था आपको, x y का मान निकालना था। वज्र गुणन विधि से मैंने निकाल दिया, बाकी आप इस प्रकार से बना लेंगे। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं तो उस तरीका से ही बना लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। पहला समीकरण में से किसी x y के मान को निकालना है और उस समीकरण का इस x y का मान जो है समीकरण 2 में रख देना है ना, या तो समीकरण 2 में से निकालोगे तो फिर समीकरण 1 में रख देना है, ऐसे करके प्रतिस्थापित कर लेना है, फिर बाद में x y का मान निकाल लेना है। ठीक है, वो सारा चीजें मैंने बता दिया है। आप अगर नहीं जान रहे हो तो फिर दिक्कत है, आपको पीछे वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे ऐड कर लो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से हमारे बातों को सुनेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में समीकरण को बनाना होगा। समीकरण बनाना ही मेन है, समीकरण बन गया तो आप इजीली हल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल जो है, ठीक है उनके हल जो है
किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या विलोपन विधि से बनाइए, या वज्र गुणन विधि से बनाइए। ठीक है, वज्र गुणन विधि से बनाइए। आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है किसी बीजगणितीय विधि से आप हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का समीकरण निकालते हैं और हम इसको विलोपन विधि से आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है चौथा का कि एक छात्रावास है, उसमें मासिक व्यय जो है नियत है ना, एक भाग जो है क्या है, नियत है, स्थिर है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, यानी कि जब एक विद्यार्थी जो ए है, क्या है, ए है, जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, तो उसको 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। ठीक है जी, जब वो 20 दिन के भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, कोई ए स्टूडेंट या ए विद्यार्थी है, जबकि एक विद्यार्थी जो है वो बी है, जो 26 दिन भोजन करता है बाबू, और वो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करता है, देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नियत व्यय जो है वो स्थिर है, उसको हम x मान लेते हैं, और प्रतिदिन जो भोजन कर रहा है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना की, है ना, क्या लिखेंगे, माना की नियत व्यय। ठीक है, नियत व्यय जो है हम मान लेते हैं कितना, x। ठीक है, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ठीक है जी, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो पूछ रहा है उसको लिख देते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन भोजन सिर्फ लिख देते हैं, प्रतिदिन भोजन इक्वल टू y कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने मान लिया। अब यहाँ पर जो है समीकरण बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है, तो देखो 20 दिन भोजन करता है, तो भोजन करने वाला को हमने y माना है बाबू, क्या माना है, y। तो जो नियत है हमारा वो क्या रहेगा, x रहेगा, क्या रहेगा, x, प्लस जो हमने यहाँ पे अभी बताया कि 20 दिन भोजन किया ए वाला, तो 20 में एक दिन को क्या माने हैं, प्रतिदिन भोजन किया, उसको एक दिन के y माने हैं, तो 20 दिन भोजन किया है, तो 20 में y से गुना कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना अदा करना पड़ता है, 1000, तो इक्वल टू क्या करेंगे, 1000। ये आपका समीकरण रेडी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो है बी, वो क्या करता है, 26 दिन भोजन करता है, तो इसके लिए भी तो नियत जो व्यय है वो x होगा। ठीक है, x ही होगा, प्लस यहाँ पर जो है प्रतिदिन भोजन के y माने हैं, तो बी जो है 26 दिन भोजन किया है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 26y, कितना अदा करना पड़ता है, 1180 रुपया, तो 1180 रुपया लिख लेंगे। ये आपका समीकरण 2 हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो है हमारा x समान है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से जो है नीचे चिन्ह चेंज कर देंगे प्लस माइनस का, और x वाला को काट देंगे, y का मान निकाल लेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो फिर हम y के मान जो है समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। इजीली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसको फट से हम हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इस प्रकार से। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 2 से हल कर देते हैं, ऐसे इसमें भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 2 से चलोगे तो समीकरण 1 में है x प्लस 20y बराबर 1000 है। ठीक है, फिर है x प्लस 26y बराबर 1180 है। ठीक है, इसको ऐसे करना, और उसके बाद नीचे चिन्ह चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा, 26 में से 20 जाएगा, माइनस के क्या बचेगा बाबू, 6y। ठीक है, कोई दिक्कत, 20 6 26 होता है, माइनस में 6 बचेगा, 6 क्यों बचेगा माइनस में, क्योंकि 26 जो है माइनस में ज्यादा है। ठीक है, अंक देखना है, अंक क्या है, 20 और 26 में सबसे बड़ा अंक को देखना है। अंक कौन है अभी हमारा, 26, 26 में से 20 गया, 6 बच गया माइनस में। ठीक है, यानी कि 20 माइनस 26 जो है क्या है, माइनस 26 से 20 बड़ा है और माइनस 26 छोटा है, इसलिए माइनस में 6 बचा। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखो 1180 में 1000 जाएगा तो 1000 चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 180 माइनस के, है ना, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद बाबू यहाँ पे माइनस से माइनस काट देना, तो हम यहाँ पे माइनस से माइनस काट देते हैं, और 36 18 भी कट जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू कर देते हैं 180 और बटा के 6 कर देते हैं। ठीक है, 36 18 और 0, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया, 30 6 80 से हो गया,
y के मान आ गया बाबू 30, ठीक है, कितना आ गया 30। अब इस y के मान को समीकरण में रख देना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका कितना है बाबू, x प्लस 20y बराबर 1000 है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना। उसके बाद यहाँ x का मान निकालना है, x ऐसी रहेगा 20 गुने y का मान कितना लाए हो, देखो 30 लाए हो, 30 लिख देना बराबर के कितना 1000, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू बाबू 1000, ठीक है। अब यहाँ से x के मान को निकालोगे तो x को बाहर करोगे बराबर वाला 1000 लिखोगे और जो प्लस में 600 है बराबर के दाहिना साइड ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने x और y के मान निकाल लिया। तो जो यहाँ पे नियत व्यय था वो x था जो 400 रुपया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नियत व्यय, ठीक है। आपसे पूछा था ना कि नियत व्यय कितना होगा, तो लिख देना 400 रुपया होगा, ठीक है। और आपसे पूछा था प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने क्या लिखा था y, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ठीक है बाबू। तो प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को हमने y माना था, y के मान कितना आया है 30, यानी कि एक दिन में जो है वो 30 रुपया के खाता था। कितना के खाता था भाई साहब, 30 रुपया के खाता था, समझ गए। तो बहुत ही क्वेश्चन को जो है मैंने शॉर्ट में बनाया है ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो और इजीली आपको समझ में भी आ जाए, आपका आंसर भी आ गया होगा और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कहीं पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे ऐड करो, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताऊंगा, एकदम चुटकी में इसको आप हल कर लोगे, ठीक है। जैसा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है भाई, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है, यानी कि दूसरा समीकरण के लिए बात कर रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। भिन्न क्या होता है भाई साहब, भिन्न जो होता है अंश बटा के हर होता है, ठीक है। क्या होता है, अंश बटा के हर होता है। जो ऊपर में आपको अंश और नीचे में क्या रहेगा हर, जैसे मान लो 2/4 लिख दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें अंश कौन है तो 2, हर कौन है तो 4। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, लास्ट में भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे मानेंगे क्या चीज को, तो हम यहाँ पे मानेंगे अंश और हर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना की, क्या लिख लेते हैं माना की, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि अंश बराबर x, ठीक है, और हर बराबर मान लेते हैं y, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अनुसार, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे बाबू, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है बाबू। तो अंश से 1 घटाया जाता है, अंश कितना है बाबू x है, इसमें 1 घटाया जाता है, हमने 1 घटा दिया, ठीक है। और बाकी जो बटा में आपका हर है उसके बारे में कोई बात नहीं किया है, तो हम बटा में हर जो है क्या करेंगे y लिख देंगे और क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा भिन्न, तो इक्वल टू 1/3 लिखना है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि भिन्न 1/3 हो जाएगा जब अंश से 1 घटाया जाए, तो अंश को क्या माने हैं x, यानी ऊपर में x -1 करेंगे और बटा में जो आपका हर है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाता है 1/3, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 में x से 3x, 3 में 1 से 3 इक्वल टू y में 1 से y। अब इसको सीधा लिखोगे तो सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस वाला इधर ले आना माइनस में y हो जाएगा, और इसको चाहो तो माइनस में 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको ऐसे कर दो 3x - y इक्वल टू 3 कर दो, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण निकालना था। सेकंड नंबर समीकरण के लिए क्या बोल रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड समीकरण निकालेंगे। अभी क्या बोल रहा है, हर में 8 जोड़ना है, तो x हमारा ऊपर रह जाएगा अंश वैसे ही, ठीक है। और हर में क्या करना है, यानी कि हर जो हमारा y है उसमें 8 जोड़ना है, तो y + 8 हो जाएगा। तो भिन्न कितना हो जाता है बाबू 1/4 हो गया।
बस इतना सा काम करना है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 में x से 4x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ y प्लस 8 है ना, y प्लस 8 1 से गुना होके। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 4x प्लस वाला इधर ले आओ बाबू, माइनस में y इक्वल टू 8, वैसे ही रहने दो। समीकरण क्या बन गया आपका, 2 बन गया, ठीक है। 4x के 4x प्लस वाला y को इधर ले आए, माइनस में हो गया, बराबर में 8 अचर संख्या वैसे ही छोड़ दिए, तो आपका 4x माइनस y इक्वल टू 8 समीकरण 2 बन गया। अब इस समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से क्या करो, अवलोकन विधि से आसानी से इसको हल कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है बाबू, समीकरण 1 में है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ जो है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड में जो है हमारा y दोनों के दोनों बराबर है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस कर देना, ठीक है। ए माइनस प्लस वाई से वाई सेम सेम कट जाएगा। अब यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो माइनस के x बचेगा, और माइनस 8 में से 3 जाएगा, माइनस के 5 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, x इक्वल टू बाबू 5 आएगा, ठीक है। अब इस x का मान आपको पता है समीकरण में रख लेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 3 इंटू एक्स के मान आपने 5 लाया है, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई को बाबू बाहर कर लेना तो बराबर वाला 3, और 5 3 15 प्लस में बराबर की साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस कितना बचेगा, 15 में से 3 गया, माइनस के 12 बचेगा, ठीक है ना। इतना चीजें आपको क्लियर है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 12 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई का मान निकाल लिया है। अब आपसे जो भिन्न पूछ रहा था, अंश बटा के हर, ठीक है, क्या पूछ रहा था, भिन्न पूछ रहा था, भिन्न, तो भिन्न क्या लिखेंगे, अंश बटा के हर लिखेंगे। तो अंश मैंने कितना लाया है, x कितना लाया है, x कहाँ गया, x इतना 5 आया है, ठीक है। तो अंश के जगह पर 5 लिख देंगे। हर कितना आया है, हर y कितना आया है बाबू, 12 आया है। तो यहाँ पर आपका आंसर 5/12 जो है रेडी हो गया, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ आपको तो आप इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। कहीं पे कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू लगातार तक के बन रहिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। जब इन्होंने टेस्ट दिया तो 40 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है तथा अशुद्ध उत्तर पर बाबू उसको 1 अंक की कटौती की गई है, ठीक है। तो यदि, फिर दूसरा समीकरण के लिए बोल रहा है कि यदि उसे सही उत्तर, ठीक है, सही उत्तर पर फिर से 4 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है, काटते हैं, तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो आपको बताना है भाई साहब। तो चलिए कैसे बताएंगे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर के लिए अंक मिल रहा है वो चीजें, और गलत उत्तर के लिए जो अंक मिल रहा है वो चीजों को आपको मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना कि अरे भाई साहब, माना कि सही उत्तर के लिए x अंक, ठीक है, मान लिया x अंक, और क्या मान लेंगे, गलत उत्तर के लिए y अंक, ठीक है। इस प्रकार से बाबू हम x y मान लिए सही और गलत का। अब हम प्रश्न से चलेंगे भाई साहब। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार काम करना है। तो 40 अंक अर्जित किया कब, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक जो है उसको मिला है। तो देखो यहाँ पे सही उत्तर के लिए मैंने x माना है, x अंक, तो 3 अंक मिल रहा है प्रत्येक सही उत्तर पर। तो यहाँ पर ही जो है सही उत्तर के लिए x अंक माने हैं, तो 3 में x से क्या करेंगे हम, 3 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक x लिखना चाहिए था यहाँ पे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए। इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मिटा दो, प्रत्येक सही उत्तर के लिए लिख दो, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए माना
माना कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए x अंक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे लिख लिए माना कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए x अंक और गलत उत्तर के लिए y अंक, ठीक है। तो 3 में x से 3x हो गया। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है तो उसको घटाएंगे ना भाई साहब। जो हमारा सही हुआ है और जो हमारा गलत हुआ है उसको घटाएंगे, तभी तो हमारा कुल अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस प्रकार से 3x माइनस लिखेंगे। एक अंक की कटौती होती है, यानी कि गलत उत्तर के लिए हमने क्या माना है, y अंक। तो एक अंक की कटौती हुआ है तो y में 1 से गुना करोगे तो y ही आएगा। कुल कितना अंक प्राप्त किया है, 40 इक्वल टू 40। समीकरण 1 रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण के लिए क्या बोल रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, तो सही उत्तर के लिए क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ 4x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर यहाँ 2 अंक के कटौती होता है ना, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, y में गुना होके, ठीक है। बराबर कितना अंक प्राप्त करता है, 50 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50। समीकरण कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, तो आप इसको ऐसा करो, इसको छोटा ले कर लो, कॉमन कर लो, ठीक है। तो आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसा करो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर में हो जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा सिर्फ y, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, ठीक है। बराबर में 50। यहाँ से क्या करो, 2x माइनस y को बाहर करो, बराबर वाला 50 और गुना वाला कहाँ चल जाएगा बाबू, 2 भागा में कट के आ जाएगा कितना बाबू, 25, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको यहाँ पे विलोपन विधि से बनाने में आसान होगा, गुना करने की आवश्यकता ना होगा, सिर्फ प्लस माइनस चेंज करेंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है बाबू, समीकरण 1 में क्या है, देखो समीकरण 1 में है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। और दूसरा है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो है y सेम है, सेम है, बस सिर्फ चेंज करना है माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस कट गया, 3 में से 2 चला गया तो ये वो x प्लस में बच गया। बराबर में देखो क्या बच गया, 25, 40 में से 25 घटाओगे तो 15 बचेगा ना, 25 5 30 10 40, 15 बचेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधे x का मान आपका 15 आ गया बाबू। अब इस x का मान जो है हम समीकरण में रख देंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण में। तो हम यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। आप 2 में रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, 1 चाहे 2 में आ जाएगा आपका आंसर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, 3 गुने x के मान 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 15 तिया 45 माइनस वाई इक्वल टू बाबू 40, माइनस वाई को बाहर करेंगे इस दोनों में से तो बराबर वाला 40, प्लस वाला बाबू इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू घाट के भी माइनस के 5 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है x y के तो मान आ गया है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। तो कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है x अंक माने हैं और गलत उत्तर के लिए y माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना। अंक अर्जित करने के बाद पूछ रहा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर टोटल क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे सही उत्तर वाला और गलत उत्तर वाला, ठीक है। तो सही उत्तर वाला क्या है, सही उत्तर वाला x है और गलत उत्तर वाला क्या है, y है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 यानी कि टोटल 20 आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाने हैं, बहुत ही इजी तरीका से शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे बातों को यहाँ पे फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान और चुटकियों में जो इसका हल करके आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका सीधा दिमाग में जाएगा, नो कंफ्यूजन नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग है भाई साहब, ठीक है, जो 2 स्थान है जहां एक A है और एक B है, वो जो है टोटल 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक बोल रहा है कि कार A से तथा दूसरी कार जो है B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा, एक ही समय में क्या किया उन्होंने, चलना जो है प्रारंभ किया। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, भिन्न भिन्न चाल का मतलब कोई 10 के स्पीड में है, कोई 20 के स्पीड में है ना, कोई 30 के स्पीड में होगा तो ये 40 के स्पीड में होगा। कहने का मतलब है चाल जो है यहाँ पे अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो भी क्या करता है कि 5 घंटे के पश्चात मिलता है, यानी 5 घंटा के बाद जो है वो दोनों एक साथ फिर मिलता है, ठीक है। यदि फिर यहाँ से बोल रहा है यदि वो विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है, दूसरा समीकरण के लिए बोल रहा है कि यदि वो दोनों जो है क्या करता है, फिर विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटे के पश्चात, कितना घंटे के पश्चात, 1 घंटे के बाद जो है दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों कारों की चाल जो है क्या होगा वो चीजें आपको बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक ए और एक बी जो है दो कार है, तो हम दोनों के जो है मान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस प्रकार से लिखेंगे। माना कि कार ए की चाल, ठीक है, कार ए की चाल, ठीक है, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। एक कार की चाल जो है, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मान लेते हैं कार बी की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने x और y जो है चाल मान लिया। अब हम बाबू प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा था आपका, तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न लिखा जा भाई साहब। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज जानो कि यहाँ पर जो है कैसे चल रहा था, कार ए से बी समय से चलना प्रारंभ करती है, ये कारें भिन्न भिन्न दिशा में एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज जानो, जब एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, एक ही दिशा में क्या होगा, एक ही दिशा में चलता है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, इसका सापेक्ष चाल जो है क्या हो जाएगा, तो सापेक्ष चाल जो है इसका x माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कार ए की चाल और कार बी की चाल जो है घट जाएगी, x माइनस के y हो जाएगा जब वो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस y। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 5 घंटे पश्चात मिलता है, यानी कि समय कितना है बाबू, 5 घंटा, और यहाँ पर किलोमीटर कितना है, टोटल 100 किलोमीटर है दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीजें पता कर लेते हैं। दूरी जो है हमारा 100 किलोमीटर है, और समय जो है हमारा, समय वो कितना है बाबू, 5 घंटे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम 100 किलोमीटर की दूरी पर है, हम यहाँ पे चाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा के समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 100, और समय कितना है बाबू 5 घंटा। 5 से यहाँ कर देंगे भागा तो कट जाएगा 20-25-100, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसका चाल, ठीक है। तो हमने जो निकाला है सापेक्ष चाल कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये आपका समीकरण 1 रेडी हो गया। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से आपका पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर बोल रहा था कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, तो फिर से ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे पता करेंगे। जब विपरीत चलता है तो हमारा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल जो है वो क्या होता है, तो बाबू जुट जाता है, x प्लस के y हो जाएगा। यानी कि एक कार की चाल और बी कार की चाल दोनों जुट जाएंगे, ठीक है, तो x प्लस y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके लिए भी टोटल दूरी कितना है, इसके लिए भी टोटल दूरी जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका समय जो है ना अलग है, यानी कि 1 आवर है, 1 घंटा है, ठीक है बाबू। तो इसका चाल निकाल लेते हैं। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो इसका चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, है ना। दूरी कितना है बाबू 100 किलोमीटर है, समय है 1 आवर। तो यहाँ 1 से भागा दोगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, है कि नहीं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका, यहाँ पे लिख लेना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से जो है
क्या हो गया, इसको और नीचे कर लो, प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यहाँ पे इसका चाल, दूसरा वाला का। ठीक है, जब वो विपरीत गया था, विपरीत दिशा में गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका समीकरण लिखेंगे। तो हमने सापेक्ष चाल को क्या मान लिया है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समीकरण के 2 मान लेना, हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैंने समीकरण बताया निकालने के लिए। कैसे बताया, फिर से आप एक बार देख लो। यहाँ पर मैंने बताया कार्य एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कार्य बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इन्होंने कहा था यहाँ पे कि यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब एक ही दिशा में चलता है तो उसका सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि एक की चाल और बी की चाल जो है क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, इसका समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे चाल निकाल दिया, कितना आ गया, 20 किलोमीटर। तो सापेक्ष चाल जो है x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका सापेक्ष चाल जुट जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। इसके लिए भी दूरी 100 किलोमीटर था, समय 1 घंटा था। तो मैंने इसका चाल निकाल दिया, दूरी बटा समय, यानी 100 बटा 1 इक्वल टू 100 ही आएगा। इसका सापेक्ष चाल x प्लस वाई था, x प्लस वाई इक्वल टू 100, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जो है इसका हम विलोपन विधि से हल करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलो, इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसको जो है यहाँ से उठा लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, बाकी आप लिख लेंगे अच्छे से, हो गया। चलो, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, यहाँ तक के काम कर लेना है। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है। समीकरण 2 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना। और इसको क्या करना है, माइनस प्लस चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा y जो है एक माइनस में और एक प्लस में खुद ही है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा x, x जुट के 2x हो जाएगा। 100 में 20 जुटेगा, 120 हो जाएगा। x को बाहर करोगे, 120 गुना वाला भागा में 2 छक 12, 60 दूनी 120। x इक्वल टू आ जाएगा बाबू कितना, 60 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेना, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर। ठीक है जी, एक कार की चाल कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ पर जो है दूसरा निकालेंगे, तो लिखेंगे दूसरा निकालने के लिए y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, तो 1 चाहे 2 कहीं रख लो, है ना, 1 में ही रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है ना। x का मान कितना आया है, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। माइनस वाई को बाहर कर लेना, बराबर वाला 20 प्लस वाला माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना था, इसका मान को निकालना था। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा था दोनों कारों की चाल जो है क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर निकाला x वाला, यानी कि a की चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे b की चाल नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, a की चाल x माने थे, x का मान आया 60, तो a की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना, 60 किलोमीटर, है ना जी। और b की चाल कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10, यानी कि 100 किलोमीटर टोटल के टोटल दूरी था यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको काम करना था, ऐड करो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनानी है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, कम है, क्या है जी, 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में 5 इकाई की बढ़ोतरी नहीं 5 इकाई की कमी होती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ोतरी होती है, नहीं बढ़ा दी जाती है। ठीक है,
फिर दूसरा के लिए कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों में हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमा जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दो समीकरण जो है कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर काम आपको करना क्या है, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल है जो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई जो है x मान लेते हैं। ठीक है, और आयत की चौड़ाई को y मान लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ प्रश्न से चलना है, प्रश्न से यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और निकाल लो, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, हमने क्या माना है, लंबाई को x, चौड़ाई को y माना है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, xy वर्ग इकाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल xy वर्ग इकाई निकाल लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा था भाई कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब होगा, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, लंबाई को क्या माने हैं, x में 5 इकाई कम कर दो, x - 5 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात हो रहा है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो गुना में ही लिखेंगे। अब आगे जो कह रहा है कि और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को क्या माने हैं, y, यानी y में 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, xy, इसमें से 9 घटा देंगे बाबू, इस प्रकार से आपका समीकरण बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, हमने क्या किया, आयत की लंबाई को x और आयत की चौड़ाई को y माना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी x गुने y, xy वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, आगे कह रहा था कि लंबाई 5 इकाई जो है घटा दी जाए, यानी कि कम कर दी जाए। ठीक है, और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो हमारा जो लंबाई था वो x था, 5 घटा दिए, चौड़ाई जो था हमारा y था, उसमें 3 जोड़ दिए, जोड़ने के लिए बोला था, बाकी ये गुना में लिखाएगा क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, बराबर में क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, xy कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो मैंने माइनस के 9 कर दिया है। ठीक है, अब इसका हल करो, यहाँ से समीकरण निकालो, तो यहाँ से हो जाएगा x में y से गुना कर लो, xy, x में 3 से गुना कर लो, प्लस में है 3x, -5 में y से गुना कर लो, माइनस के 5y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू xy माइनस के 9 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, xy से xy बराबर में भी काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि a वाला इधर लाओगे तो प्लस वाला माइनस में होगा, तो प्लस माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बराबर में xy से xy खत्म कर दो, तब बच गया क्या चाहिए आपका, 3x माइनस के 5y, और आप सीधा चल जाओ बराबर में, तो बराबर में कितना है, 9। अब ये जो 15 है ना, बराबर के इस साइड ले जाओ दाहिना साइड, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 15। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस के 5y इक्वल टू 9 6 15, यानी कि बच जाएगा बाबू प्लस में 6। ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया समीकरण 1। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, तो ऐसे करके आपको क्रिया कर लेनी है। अब अगला देखते हैं सेकंड समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको आप ऐड करो, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे कर देते हैं और सेकंड समीकरण निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 2 निकालेंगे, लिखेंगे फिर से, है ना जी। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि लंबाई x है उसमें 3 इकाई और चौड़ाई जो है y है उसमें 2 इकाई बढ़ा दिए, तो बढ़ाने के बाद जो है ना क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है बाबू, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना है, xy बढ़ जाता है कितना, 67, यानी कि अभी प्लस के 67 लिखेंगे क्योंकि बढ़ गया है ना, तो प्लस 67 करना पड़ेगा। यहाँ पे कम हो गया था तो माइनस लिखे थे, यहाँ पे ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तो प्लस लिखे हैं। ठीक है, और फिर से वही प्रोसेस करेंगे, समीकरण 2 निकलेगा। ठीक है, x में y से xy, x में 2 से गुना 2x, 3 में y से गुना प्लस के 3y, प्लस 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 3 दूनी 6 इक्वल टू
एक्स वाई प्लस के 67 लिख लेना, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई काट लेना, बचेगा क्या चीज, तो बचेगा आपका 2x प्लस के 3y, बराबर वाला लिख लेना बाबू 67, ठीक है। प्लस वाला इधर ले आना, माइनस में हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपका अगला जो आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा, 61 आएगा ना, 6 हो जाएगा तो, ठीक है, 61 आएगा। ये आपका समीकरण क्या निकल गया, 2 निकल गया। बोलो कोई दिक्कत हुआ। अब आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है आप विलोपन विधि से हल कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें कोई बराबर भी हो रहा है क्या, बराबर तो हमारे अंदाज से नहीं हो रहा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में, ठीक है, ध्यान से देखना, सीधा यहाँ से काम कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ -5y है और यहाँ प्लस के 3y है, ठीक है। तो बराबर तो नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, गुना करते हैं ना। समीकरण 1 में क्या करते हैं हम, x वाला को बराबर करते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से, ठीक है, तथा समीकरण 2 में, ठीक है जी, समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे लिख लेंगे और गुना करिए। समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 2 से। तो यहाँ पर देखो भाई 3x है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6x माइनस, फिर 2 से गुना करोगे 5 दूनी हो जाएगा 10y इक्वल टू 6 में 2 से गुना करोगे 12 हो गया ना। अब यहाँ समीकरण 2 में देखो कितना से गुना करना है, 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस, ठीक है, 3 में 3 से 3 तिहाई 9y इक्वल टू 61 में 3 से 3 एकम 3 छत्री 18 183 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से बटा देना है। अब चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस सब माइनस में होगा क्योंकि नीचे सब प्लस में, ठीक है। ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस के रहेगा, 10 और 9 19y हो जाएगा ना। अब बराबर के देखो क्या आएगा, माइनस 183 में 12 घटा दो, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 1 के 1 बचेगा, यानी कौची में बचेगा बाबू, तो माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस में यानी कि 183 जो है बड़ा वाला संख्या है और ये क्या चीज में है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू 171 बटा 19 हो जाएगा। 19 9वां 71 से होता है कि नहीं, 19 9वां 71 से 9 9वां 81, हाथ ही बच गया 8, 9 का 9 8 17 हो गया। यानी y का मान कितना आ गया आपका, 9 आ गया, जो आपका y क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद y का मान जो है क्या रख लेंगे, y का मान समीकरण में रख लेंगे, यानी कि लिख लेते हैं समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, है ना। 1 में, ओ भाई साहब, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो। 1 कितना है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, ठीक है। 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना है बाबू, 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 9 पच्चे 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, माइनस वाला उधर ले जाएगा प्लस में 45, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 51, है ना। 6 5 11, 4 1 5, x को बाहर करोगे बाबू 51 बटा के 3, 17 तिया 51 होता है, x का मान आ जाएगा आपका 17, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, यहाँ पे आयत के विमाएं पता करना था। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, x का मान 17 और y का मान 9, ठीक है। जो x क्या है, आयत की लंबाई है और y क्या है, आयत की चौड़ाई है, ठीक है। यानी कि लंबाई आ गया आपका 17 और चौड़ाई आ गया आपका कितना, 9, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था, तो आप इसे ऐड करो।